हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका अपना विनीत कौशिक। दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल के थ्रू क्लास 11th 12th नीट एंड जेई के लिए फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आप फिजिक्स की बड़ी से बड़ी कॉन्सेप्ट को बातों ही बातों में आसानी से आनंद के साथ समझें। तो बच्चों, समझो, आज से फिजिक्स का डर खत्म, ये मेरा वादा है आपसे। तो दोस्तों, आज से हम श्री गणेश कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे पहले बात आती है कि होती क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which in which we study about electric charge at rest or moving very very slowly। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। किसके बारे में पढ़ना है हमें? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है इसमें हमें। कब? जब वो चार्ज रेस्ट में हो या मूविंग वेरी वेरी स्लोली। इसको वेरी वेरी स्लोली, मूविंग वेरी वेरी स्लोली का मतलब होता है क्वासी स्टैटिक मोशन। क्वासी स्टैटिक मोशन कहने का मतलब चार्ज अगर मूव कर भी रहा है तो इतना स्लोली मूव कर रहा है कि हम उसकी मोशन हो रही है, ये ऑब्जर्व करने के लिए हमें उसे एक बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए ऑब्जर्व करना पड़ेगा। दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड क्वासी स्टैटिक मोशन। तो या तो चार्ज बिल्कुल रेस्ट में होना चाहिए, और या फिर जो चार्ज है वो इतना स्लोली मूव कर रहा है कि अप्रॉक्स हम उसे क्या मान रहे हैं? रेस्ट। तो अब दोस्तों, बात आती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इलेक्ट्रिक चार्ज जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, आखिर वो क्या चीज है? क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता कि हम जिस चीज की स्टडी कर रहे हैं वो है क्या चीज, तो फिर स्टडी क्या करेंगे हम उसकी? तो दोस्तों, जब माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सर ये चार्ज है क्या चीज, तो क्वेश्चन है साहब, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना होगा। और फ्लैशबैक का मतलब है कि हमें थोड़ा सा पीछे की तरफ, पीछे की स्टोरी में जाना होगा जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो क्लास 11th में हम लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा था। तो वहां हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या है साहब? ग्रेविटेशन फोर्स को लेकर हमारे फादर ऑफ फिजिक्स सर आइजैक न्यूटन साहब ने एक लॉ दिया था जिसको हम ग्रेविटेशन लॉ के नाम से जानते हैं। और वो लॉ कहता है कि इस यूनिवर्स में हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ सन को अट्रैक्ट कर रही है, हम अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रही है, हम मून को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मून हमें अट्रैक्ट कर रहा है। मीन्स हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या अट्रैक्ट कर रहा है। सो सपोज ये दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल ये है, तो एज पर न्यूटन साहब ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, जब न्यूटन साहब से पूछा गया कि ऐसा क्यों है साहब, मतलब ये पार्टिकल एक दूसरे को किस वजह से, मतलब लोगों ने वजह जब जाननी चाहिए कि ये किस वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो न्यूटन साहब ने
बहुत छोटा सा एक लॉजिक दिया, बोले कि ये मैटर है, पार्टिकल बोले तो मैटर, और मैटर के पास मास नाम की एक प्रॉपर्टी है। किस नाम की? मास नाम की। तो ये मास नाम की प्रॉपर्टी है। सपोज इस पार्टिकल पर m1 है और इस पार्टिकल पर मास m2 है। तो ये जो मास मास की जो प्रॉपर्टी है, उन्होंने कहा कि मास की ये करेक्टरिस्टिक होती है कि जब मास के पास कोई दूसरा मास आएगा तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। मास क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। मास इज दी मास इज एन intrinsic mass is an intrinsic property of matter. Mass is an intrinsic property of matter. Intrinsic का मतलब होता है बच्चों नेचुरल। इंट्रिंसिक का मतलब नेचुरल। मास इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which is responsible for gravitational force between two bodies. Gravitational force between two bodies. अच्छा, हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इलेक्ट्रिक चार्ज क्वेश्चन डाल रखा है और सर हमको ग्रेविटेशन फोर्स और मास के बारे में बता रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको अपना एक मोटिव बताना चाहता हूं कि मैं ये सब चीज आपको क्यों पढ़ा रहा हूं। तो उसके पीछे वजह है, मैं आपको ये नहीं बताना चाहता डायरेक्टली कि चार्ज ये है। मैं चाहता हूं कि आप ये पता करें कि ये चार्ज की कॉन्सेप्ट कैसे आई। मैं एक थॉट प्रोसेस बनाना चाहता हूं आपके दिमाग में कि ये चार्ज की कॉन्सेप्ट इस तरह से आई थी फिजिक्स में। तो उसके लिए ये सिस्टमेटिक वे में मैं आपको ले जा रहा हूं और मैं आपको फाइनली यहां तक लेके जाऊंगा कि चार्ज की कॉन्सेप्ट इस तरह से आई थी फिजिक्स में। तो ये आपका हो गया सब ग्रेविटेशन फोर्स। और ग्रेविटेशन फोर्स के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? मास। मास क्या है? मास इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। प्रॉपर्टी का मतलब सीधा सा है, ये जो मार्कर है ना, ये मैटर है और मास इसकी प्रॉपर्टी है। ये मास नहीं है, ये तो मैटर है। मास इस मैटर की प्रॉपर्टी है। आप इसको ऐसे समझिए सिंपल वे में, जैसे इंग्लिश में ग्रामर में एडजेक्टिव होता है, नाउन होता है। तो हम कहते हैं काउ इज ब्लैक। तो काउ नाउन है और ब्लैक उसकी एडजेक्टिव है, विशेषता है। सिमिलरली मैटर नाउन है और मास उसका एडजेक्टिव है, विशेषता है। आर यू गेटिंग और नॉट? आई होप यू गॉट इट नाउ। दोस्तों, जैसे जैसे एडवांसमेंट हुए, रिसर्चेज हुई, नई नई चीजें मिली, समय गुजरा, नई नई चीजें मिली, तो हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये पार्टिकल्स मिले साहब, इनकी डिस्कवरीज हुई। अब क्या है? ये पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स हैं तो न्यूटन साहब कह रहे हैं कि भैया मैटर है तो मास तो होगा ही होगा। मास इज द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो ये पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन के पास मास की प्रॉपर्टी होगी, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के पास मास की प्रॉपर्टी होगी, न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन के पास भी मास की प्रॉपर्टी होगी। मैंने इनको सिंबल दे दिया, इलेक्ट्रॉन के मास को Me, प्रोटॉन के मास को Mp और न्यूट्रॉन के मास को Mn। अब दोस्तों, हमने क्या देखते हैं कि सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये सब आपका एक प्रोटॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है तो जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो इसके पास अपना मास होगा और प्रोटॉन के पास भी मास होगा। सॉरी, अब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के पास आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो कॉन्सेप्ट हम पढ़ ही रहे हैं कि भाई दो पार्टिकल हैं, दोनों के पास मास है और मास मास ऑलवेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे तो सबने सोचा ग्रेविटेशन फोर्स है, लग रहा है अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन आगे अब दिक्कत आने वाली है कि साहब ये सपोज इलेक्ट्रॉन है
और ये सब इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब दिक्कत आ गई, क्यों? क्योंकि यहां पर भी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो उसमें मास होगा, और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है उसमें मास होगा। अब मास मास एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रिक चार्ज भी कोई चीज है या इलेक्ट्रिक फोर्स भी कोई चीज है, हम नहीं जानते, हम वहां तक पहुंचना चाह रहे हैं। तो अभी हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रिक चार्ज है कोई चीज या कोई इलेक्ट्रिक फोर्स कोई और भी फोर्स है, हम तो केवल ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में जानना है अभी। तो जब यहां पर ये मास और मास रिपेल करने लगे तो यहां पर साहब दिक्कत खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, न्यूटन साहब बोल के गए थे कि ये ऑलवेज अट्रैक्टिव ही होगा नेचर में। मींस मास मास को कभी रिपेल नहीं कर सकता, ऐसा न्यूटन साहब कह के गए हैं। लेकिन यहां तो मास मास रिपेल कर रहे हैं। अब ये और दिक्कत आने वाली है कि सपोज ये एक प्रोटॉन है और ये एक प्रोटॉन है। जब प्रोटॉन प्रोटॉन को पास लाया जाता है तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जबकि यहां तो मास है और यहां पर भी मास है, और न्यूटन साहब कह के गए कि मास मास तो सब ऑलवेज अट्रैक्ट ही करते हैं, लेकिन यहां पर मास मास क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। इसका मतलब समथिंग इज गड़बड़, समथिंग इज गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है? गड़बड़ की दो पॉसिबिलिटी है। दोस्तों फिजिक्स में कोई जब लॉ आता है, कोई थ्योरी आती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो एब्सोल्यूट है। समय के साथ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नई डिस्कवरी हुई, कुछ नए एडवांसमेंट हुए, और जो एस्टैब्लिश लॉ था उस पर एक क्वेश्चन मार्क लग गया। और फिजिक्स की हिस्ट्री में ऐसा कई बार हुआ है, मैनी टाइम्स। तो अब यहां पर गड़बड़ ये हो सकती है कि एक थॉट तो ये हो सकती है कि भाई हो सकता है कि न्यूटन साहब ने जो बात कही थी अब यहाँ के वो गलत हो रही हो। मतलब न्यूटन साहब ने कहा था कि मास मास को कभी रिपेल नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है कि इस सिचुएशन में आके मास मास को रिपेल करने लगे। एक थॉट तो ये हो सकती है। दूसरी थॉट ये हो सकती है कि अगर कोई कहे कि नहीं साहब न्यू ग्रेविटेशन फोर्स तो अट्रैक्टिव ही होता है, तो ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव होता है तो फिर तो इसका मतलब ये कोई और फोर्स है, फिर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है। तो दोनों थॉट प्रोसेस को हम चेक करते हैं। तो जो पहला वाला सोच रहा है कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्रेविटेशन फोर्स रिपल्सिव होता हो, तो ग्रेविटेशन फोर्स अगर रिपल्सिव होता है तो इस फोर्स का ये मान लेते हैं कि अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, सपोज अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे फॉर्मूला Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर से। हमें इलेक्ट्रॉन का मास पता है, हमें ये इलेक्ट्रॉन का मास पता है, ये डिस्टेंस कितनी है इनके बीच ये हमें पता होगी। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻⁹ सॉरी -11। तो जब इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो यहाँ पर हमें फोर्स की एक वैल्यू मिलेगी, मे बी है जो भी है, ठीक है। ये जो फोर्स की वैल्यू निकल के आई, ये फोर्स की वैल्यू अगर एग्जैक्टली इस मेजर्ड वैल्यू इस फोर्स की वैल्यू के इक्वल है अगर होती तो हम कहते कि भैया ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। लेकिन दोस्तों ये जो फोर्स होता है, जब आप इस फोर्स की वैल्यू इस ग्रेविटेशन लॉ से निकालते हैं, तो सपोज ये फोर्स है F और ये निकल के आया X, तो जो F है ये ग्रेविटेशन फोर्स है, तो जो F ये वाला जो F है ये F बहुत बहुत ज्यादा होता है Fg से, बहुत बहुत ज्यादा होता है, और थोड़ा बहुत नहीं 10 की पावर अप्रॉक्स 36 टाइम्स ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि भैया ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो फिर इस फॉर्मूले से जो वैल्यू निकल के आती वो उतनी ही निकल के आती जितना ये मेजर वैल्यू थी। अब ये तय हो गया कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो अब ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है तो फिर तो ये कोई न्यू काइंड ऑफ फोर्स है। ये जो न्यू काइंड ऑफ फोर्स है, इस न्यू काइंड ऑफ फोर्स को हम यहां बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स।
और न्यूटन साहब हमको एक गाइडलाइन देकर गए हैं कि जब भी नेचर में कहीं भी दो पार्टिकल के बीच आपको कोई नया फोर्स मिलता है, कोई नया फोर्स मिलता है, तो वो फोर्स मैटर की किसी न किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की वजह से ही होगा। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स के लिए मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी रेस्पॉन्सिबल है? मास। अब यहां पर हमें एक नया फोर्स मिला, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अगर वहां से सोचे कि जैसे ग्रेविटेशन फोर्स मास की वजह से लगता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो किसी न किसी प्रॉपर्टी की वजह से लग रहा होगा। उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। मैं समझता हूं कि जहां से हम चले थे, हम ये क्वेश्चन लेके चले थे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज है, क्या होता है। आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की कॉन्सेप्ट तक पहुंचने के ये कुछ स्टेप्स बताए थे मैंने आपको। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है दोस्तों, मैं अब उसको वन लाइन में थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक बोले तो नेचुरल। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which is which is responsible for electric force, which is responsible for electric force between two bodies or particles। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज बिल्कुल मास की तरह, इलेक्ट्रिक चार्ज मास की तरह ही मैटर की एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से कौन सा फोर्स लगता है मैटर मैटर के बीच? इलेक्ट्रिक फोर्स। अब साहब मींस ये जो अब एक दिमाग में आपके क्वेश्चन बन रहा होगा कि अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन है, तो भाई पार्टिकल हैं तो इन पर मास भी है, क्योंकि मैटर है तो मास तो होगा ही होगा। उसके साथ साथ इन पर अब चार्ज की प्रॉपर्टी भी है। कहने का मतलब अगर ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आपका प्रोटॉन है और ये आपका प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के पास अपना मास है एमई, एमई, ये एमपी मास ऑफ प्रोटॉन, ये एमपी। उसके साथ साथ इस पर चार्ज की प्रॉपर्टी भी है, तो इस पर भी चार्ज है। चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, चार्ज को हम क्यू से, क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। तो इसके पास भी चार्ज है, 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 तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉपर्टी ही तो है, विशेषता ही तो है। तो कोई भी एक पर्सन ले लो, उसके अंदर तमाम विशेषताएं हो सकती हैं। किसी भी पर्सन में कि साहब ये वो पर्सन, उसकी हाइट बहुत अच्छी है, कि वो बहुत गुस्से वाला है, कि वो बहुत इमोशनल है, तो वो एक ही पर्सन की तो बहुत सारी क्या है प्रॉपर्टी। तो पार्टिकल एक है, उसके पास दो प्रॉपर्टी हैं, मींस इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है और चार्ज भी है। अब यहां पर यह सवाल आता है कि सर मास मास तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। चार चार्ज एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। तो बोले सर क्या दोनों फोर्स लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर रहे थे? रिपेल कर रहे थे, तो ये रिपेल भी करेंगे। सपोज रिपल्सन जो है वो F1 है और मास मास को अट्रैक्ट करता है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। सिमिलरली हेयर प्रोटॉन प्रोटॉन है, चार्ज है, प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को क्या कर रहे थे? रिपेल, तो ये रिपेल भी करेंगे। ये हो गया आपका F1 इलेक्ट्रिक फोर्स जिसे हम बोल रहे हैं, और मास है एमपी एमपी, तो ये मास की वजह से एक दोनों दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे। ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। आया ना?
क्लियर। तो ये जो अब बात आ रही है, दोनों फोर्स लग रहे हैं साइमल्टेनियसली, ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है। लेकिन एक बच्चा बोला मेरे से कि तो सर ये फिर रिपेल ही क्यों कर रहा है? अरे यार, रिपेल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है F1, ये मच मच ग्रेटर होता है आपका ग्रेविटेशन फोर्स से। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये ग्रेविटेशन फोर्स से कई 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 गुना ज्यादा होता है। तो इसीलिए अट्रैक्शन जो फोर्स है वो उसके सामने नेग्लिजिबल हो जाता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब साहब मैं समझता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे कि ये जो चार्ज की कॉन्सेप्ट है, चार्ज है क्या चीज। देखो दोस्तों, मेरा मानना है कि जब तक फिजिक्स में हम जब किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, जब तक मेरे मन में उसकी एक पिक्चर नहीं बन रही है, उसकी एक इमेज नहीं बन रही है कि ये चीज ये होती है, समझो मैं उस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाया हूं। अगर किसी कॉन्सेप्ट की, कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ी है और उसकी मन में नाम आते ही एक इमेज बन जाती है, तो समझिए आप उस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आगे अब चार्ज के बारे में कंटिन्यू करते हैं कि चार्ज के बारे में क्या क्या है, चार्ज की क्या क्या और खासियत हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अब अब सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट चार्ज, सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट चार्ज। तो आप लोग टेंथ क्लास, 9 10 से, बहुत छोटी क्लासों से जानते हैं, एक पॉइंट आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स, चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स। तो मैंने कौन सा नई बात बता दी आपको, या मैंने कौन सा नया काम कर दिया? ये तो आप जानते ही हैं। दोस्तों हमें फिजिक्स पढ़नी नहीं है, पढ़ाते तो यार सब हैं, पढ़ते सब हैं, हमको फिजिक्स को सीखना है। दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क रखा करो ऑलवेज, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, ये जितने भी क्वेश्चन मार्क है ना, जब आप इनको अपने माइंड में लेकर चलते हैं, फिजिक्स, खासकर फिजिक्स पढ़ते समय, नॉट ओनली फिजिक्स, मैं तो ये कहूंगा कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए आप, चाहे वो मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, क्योंकि आप लॉजिकली जब सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि माइंड में क्वेश्चन मार्क रखनी चाहिए। अब आपको बता दिया था आपके चार्ज आपके दो टाइप के होते हैं, माइंड मन में क्वेश्चन आना चाहिए, सर आपको कैसे पता चल गया कि चार्ज दो टाइप के होते हैं? क्योंकि चार्ज तो एक प्रॉपर्टी है, चार्ज तो एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी भी ऐसी है कि हम उसको देख नहीं सकते। जैसे कलर भी एक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन कलर हमको दिखाई देता है, कलर को हम फील कर सकते हैं आइस के थ्रू कि भाई ये रेड है, ये ब्लू है, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये अलग अलग कलर हैं या एक जैसे कलर हैं। तो कलर एक प्रॉपर्टी है और वो डिफरेंट टाइप की होती है, रेड कलर है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, वायलेट है। तो सिमिलरली चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है, और वो भी ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसको मैं डायरेक्टली, कोई सेंस नहीं है मेरे पास, तो बोले सर जिस चीज का आपको डायरेक्टली सेंस नहीं है, किसी भी सेंस ऑर्गन से आप उसे सेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कैसे पता चल गया कि वो दो टाइप की है या एक टाइप की है या और भी टाइप है? तो दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, ये कैसे पता चला, या ये हम कैसे कह सकते हैं, कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि चार्ज दो टाइप के होते हैं? तो बहुत सिंपल वे है, मुझे नहीं पता कि चार्ज के टाइप कितने हैं, और मैथमेटिक्स कहता है दोस्तों कि जब आपको कुछ नहीं पता तो माना कि एक्स। मैथमेटिक्स बड़े कमाल की चीज होती है, मैथमेटिक्स बोलता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, हमें पता है। प्रोटॉन के पास चार्ज है, हमें पता है। ठीक है। अब साहब थोड़ा सा देखिए, एक थॉट प्रोसेस चलेगी और आप बड़ा इजीली समझ जाएंगे कि हाँ चार्ज कितने टाइप के होते हैं। तो मैथमेटिक्स कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि चार्ज के कितने टाइप है। तो मैथमेटिक्स बोला घबरा क्यों रहा है यार, मान ले एक्स है। तो मैंने मान लिया कि सब चार्ज जो है वो एक्स होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर एक्स,
इस पर भी इलेक्ट्रॉन पर x, प्रोटॉन पर x, इस प्रोटॉन पर x, इस इलेक्ट्रॉन पर x, इस प्रोटॉन पर x। सपोज अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को हम जानते हैं, अभी पीछे देखकर आए हैं हम। देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो कैसा होता है, रिपल्सन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन भी सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, ये यहां अट्रैक्ट कर रहे थे। दोस्तों समझ गए होंगे आप, आपने ध्यान दिया हो तो यहां पर कंट्राडिक्शन हो गया। और कंट्राडिक्शन क्या हुआ कि साहब एक्स एक्स यहां पर रिपेल कर रहे हैं, यहां पर एक्स एक्स वही एक्स एक्स रिपेल कर रहे हैं, लेकिन यहां पर वही एक्स एक्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट इज द कंट्राडिक्शन। कहने का मतलब या तो एक्स एक्स अट्रैक्ट ही करेंगे या फिर एक्स एक्स रिपेल ही करेंगे। हाउ इज इट पॉसिबल के साथ समवेयर एक्स एक्स रिपेल ईच अदर एंड समवेयर एक्स एक्स अट्रैक्ट ईच अदर? ऐसा कैसे हो जाएगा? इसका मतलब समथिंग इज गड़बड़, समथिंग इज गड़बड़। और वो गड़बड़ क्या है कि भाई सपोज हमने कहा कि चलो ये एक्स इलेक्ट्रॉन है तो ये भी एक्स ही होगा, कोई बात नहीं। अब यहां पर ये एक्स है, यहां पर ये एक्स है इलेक्ट्रॉन वाला, ये इलेक्ट्रॉन एक्स है, ठीक है। तो अगर ये भी एक्स होता तो यहां पर भी क्या होता, रिपल्सन। इसका मतलब ये एक्स नहीं है, ये एक्स नहीं है, सॉरी ये एक्स, हाँ ये एक्स नहीं है और ये एक्स नहीं है, तो मैंने मान लिया कि ये क्या है, वाई है, ठीक है। अब देखो जरा ये वाई है तो इसका मतलब प्रोटॉन वाला जो है वो वाई है, तो ये वाई हो गया आपका, ये प्रोटॉन है ये भी वाई हो गया आपका। अब चेक कीजिए, देखो एक्स एक्स एक जैसे, सिमिलर जिसे आप बोलते हैं सिमिलर, एक्स एक्स रिपेल कर रहे हैं, वाई वाई अगेन सिमिलर, ये भी वाई है ये भी वाई है, सिमिलर चार्ज रिपेल कर रहे हैं। ये एक्स ये वाई अलग अलग हैं, अपोजिट हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। यही तो पढ़ा था हमने 10th में, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। वो हो तो गया, निकल तो आया लॉजिक, एक्स एक्स सिमिलर, वाई वाई सिमिलर, और सिमिलर चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल। एक्स वाई अलग अलग, अपोजिट क्या कर रहे हैं, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो भैया टाइप्स ऑफ चार्ज आ गए साहब, टाइप्स ऑफ चार्ज हो गए साहब दो। आपको पता चल गया होगा कि दो तरह के चार्ज होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज आपके कितने हो गए, दो हो गए। आर यू गेटिंग और नॉट? ठीक, वन इज एक्स अदर इज वाई। अब ऐसे समझो जैसे किसी घर में दो बच्चे ट्विंस जन्मे हों, तो जब दो बच्चे ट्विंस जन्मे हैं तो भी उनका नामकरण रखा होता है। अब बच्चे जब जन्मे हैं, पंडित जी आते हैं वही कुछ दिन बाद, 8-10 दिन बाद, 6-7 दिन बाद आते हैं नाम रखने, तो तब तक क्या है, लाला लाली हैं, गुड्डा गुड़िया हैं, कोई नाम नहीं है उनका। तो ऐसे ही मानो कि दो ट्विंस हमारे पास आ चुके हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं कि भैया दो तरह के चार्ज हैं, क्या है वो, एक एक्स और एक वाई है। अभी नाम नहीं है, अभी हमने नाम नहीं दिए, एक को एक्स बोल रहे हैं एक को वाई बोल रहे हैं। और दोस्तों आप ये भी जानते होंगे कि उन दो नामों को हम, एक को नाम देते हैं पॉजिटिव और एक को नाम देते हैं हम नेगेटिव। समझ रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव नाम आए कैसे थे, मतलब क्यों रखे गए थे उनके नाम पॉजिटिव नेगेटिव, कि साहब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, क्या वजह थी उसके पीछे कि साहब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो ये जो रहस्य की बात है, इसके लिए हम कल की वीडियो में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि चार्जेस को ये पॉजिटिव और नेगेटिव नाम क्यों दिए गए थे। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।